कि हम पीटीआई की लिखी हुई लिस्ट कबूल ही नहीं करेंगे बिकॉज वी डू नॉट रिकॉग्नाइज पीटीआई एज अ पार्टी पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन। Who said that? सर ये पढ़ लीजिए। किसका ऑर्डर है? ये है जनाब, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब। The election commission has nothing to do with the nomination papers. Nomination papers RO check करते हैं, last date scrutiny की होती है, आपकी तमाम एप्लीकेशन अलाउ हुई। सर तमाम नॉमिनेशन सर बात पूरी करने, ऐसे नहीं हुआ सर। हुआ ये, फिर हमें रिट फाइल करनी पड़ी। मैं अर्ज करूं इसमें 2 रिटें फाइल करना पड़ी, ये सब मौजूद है। कब रिट फाइल की? सर ये इसके फौरन बाद जब 24/12 को हमने लेटर लिखा, हमने बताया प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को, आई स्टैंड स्लाइटली करेक्टेड, कि आपके आरओज हमारी जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनको स्क्रूटनाइज ही नहीं कर रहे, वो इनकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम पीटीआई की लिस्टों को मानते ही नहीं है। देयरफॉर द पेपर्स फाइल्ड फॉर the reserved seat for women and non-Muslims will not even be subjected to scrutiny. We then had to go to the High Court. That petition is there also, writ petition number। राजेश साहब, ये सारी बातें आपकी हमने मान ली है ना? सर एक मिनट जाइए ना सर, आपकी बातें हमने मान ली तभी जजमेंट इसीलिए आई ना। मैं यही बता रहा हूँ, ये सब कॉन्टेक्स्ट। This is not question. This is not an issue. So this is an issue। आपने ये पूछा था, 8 member bench ने कह दिया peculiar circumstances, ये आपने बता दिया। Thank you very much। अब आगे चलिए। सर मैं चल रहा हूँ, मुझे 2 जुमले पूरे करने दें। आपने कल ये पूछा था सवाल मुझसे कि इन लोगों ने क्यों अपने आप को पीटीआई जाहिर नहीं किया, जो 41 है। 39 ने तो लिख दिया। Why did the 41 not mention PTI in their papers? This was the reason, because there was an impression created coming from the ROs that they will not be recognized as candidates, their papers will not be subjected to scrutiny if they mention PTI as their party. इसका proof जनाब के सामने मौजूद था। पेज 8 देख लीजिएगा 5917 का, उसके बाद पेज 10 देखिए, रिट पिटिशन देखिए जो फाइल हुई, उसमें ऑर्डर हुआ। एंड आई एम ग्रेटफुल, ये ऑर्डर जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, आई शुड नॉट टेक नेम्स बट आई एम ग्रेटफुल टू माय लॉर्ड, इन्होंने डायरेक्ट किया फिर इलेक्शन कमीशन को कि इनके पेपर, माय लॉर्ड वाकिर नजफी साहब के, करो इनके पेपर स्क्रूटनाइज। फिर उन्होंने स्क्रूटनी की डेट एक्सटेंड की बिकॉज ऑफ माय लॉर्ड्स ऑर्डर, because they had refused to scrutinize our papers by the original date, cut-off date set for the scrutiny of papers. The Lahore High Court said, even if these are papers filed by PTI, these lists, you have to scrutinize them. So matter resolved. So मैं आपको बता ये रहा हूँ, वो हुआ फिर 13 जनवरी तक। उन्होंने फिर डेट एक्सटेंड कर दी स्क्रूटनी की 13 जनवरी। हम उस अनसर्टेनिटी में हम बैठे रहे। ये 13 जनवरी तक 24 को खत्म हो गई। सो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा क्योंकि 24 को उन्होंने हम पेपर स्क्रूटनाइज करने से इनकार कर दिया। डेट सर 26 थी, 24 तक फाइल करने थे, डेट गालिबन 29 तक थी। सो 29 तक स्क्रूटनी मुकम्मल होनी थी। उन्होंने जब स्क्रूटनी से इनकार किया, वी वेंट टू द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट डायरेक्टेड देम कि आप गलत कर रहे हैं, पीटीआई की तरफ से फाइल्ड शुदा पेपर जो हैं इनको आपने करना है स्क्रूटनाइज। सो बिकॉज ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर दैट स्क्रूटनी हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिला जी, और उन्होंने डेट आगे। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आखिरी डेट तो 24 थी ना, ये ऑर्डर तो 24 के बाद आया। सो 24 दिसंबर तक देयर वाज ग्रेव and great uncertainty as to whether PTI can be mentioned as a party in the nomination papers or not, because nomination papers which mentioned PTI filed by women after order of the High Court हम दोबारा नहीं फाइल कर सकते थे। ये खत्म हो गया आपके? नहीं सर, हाई कोर्ट ने खत्म हो गई। नहीं सर, हाई कोर्ट ने सिर्फ एक्सटेंड की स्क्रूटनी डेट, हाई कोर्ट ने फाइलिंग डेट नहीं एक्सटेंड की। फाइलिंग डेट तो वही थी 24। सो 24 तक पेपर फाइल हो चुके थे। 24 तक देयर वाज ग्रेट अनसर्टेनिटी, दैट इज व्हाई सम कैंडिडेट्स मेंशन्ड पीटीआई, सम डिड नॉट। सो what had happened was that after the refusal by the ROs to scrutinize papers which mentioned PTI and the High Court order, the scrutiny took place, but the filing of the papers was over by the 24th of December. No paper could be filed beyond that date. This was the uncertainty. ये सब मवाद आपके सामने मौजूद है। मैंने फिर अर्ज कर दूं, ये 5917 जो मेरी CMA थी, उसमें मैंने पहले एक सफ़ा 8 का जिक्र किया, फिर सफ़ा 10 देख लीजिएगा, सफ़ा 22, सफ़ा 25। 10 मेंबर्स ने आपकी ये बात तस्लीम कर ली। अच्छा, अब ये हुआ कि देयर वाज अनसर्टेनिटी। आपने ये फरमाया ना 10 एविडेंस थी, बात तस्लीम करी। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। आपने सिर्फ चूंकि सवाल किया कि क्या अनसर्टेनिटी थी, हाउ इज दैट एस्टैब्लिश्ड, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मटेरियल ऑन द रिकॉर्ड दैट देयर वाज अनसर्टेनिटी। और इसीलिए जो मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अनसर्टेनिटी का मुकाबला करती है। किया ना मुकाबला सर, जैसे कर सकते थे। चलिए सर, अब आप हम पे दोष दे लें, मैं ले लूंगा। आपने अब देखना यह है कि जो जजमेंट इस सब के बावजूद इसके आपने दे दी मेजॉरिटी जजमेंट, इज इट रिव्यूएबल? अब ये है फैक्ट्स व्हिच द
this court has arrived at. One मैंने पढ़ दिया, two देख लीजिए. The wrong omission, page para 96, the wrong omission to clarify in its order dated 13 January 2024 by the Commission that PTI is an enlisted and functioning political party, notwithstanding that it has not been allocated an election symbol and that the candidates nominated by it are to be treated and mentioned as PTI candidates, not as independent candidates in the whole election process. 3. ये 2 दफा 2 लिखा गया है, this is actually 3. The wrong mentioning of the status of PTI candidates by the returning officers as independent candidates in the list of contesting candidates form 33. 4. The wrong decision on the application of a PTI candidate, Mr. Raja, by the Commission in rejecting his claim to be mentioned as a PTI candidate in the list of contesting candidates form 33. 5. The wrong mentioning of PTI returned candidates by the Commission as independent returned candidates in the Section 98 notification. And 6. The wrong acceptance of the joining of some returned candidates to SIC by the Commission, despite that it was not such a political party to which an independent returned candidate could join under the proviso to paragraphs D and E of 51(6) and paragraph C of Article 1063 or under Clause 2 of Article 63A of the Constitution. In addition to the above, the making of an unconstitutional rule, i.e. the explanation to Rule 94 of the election rules by the Commission, which disentitles a political party to which an election symbol is not allotted from the allocation of reserved seats, despite its winning the general seats, also contributed to causing confusion and prejudice to PTI, its candidates, and the electorate. I underline the word the electorate. The electorate was the real party before the court. Further, it is observed with respect the decision by this court on 13 January 2024 in the matter of intra-party elections of PTI on the very day that was fixed for submission of party certificates, party tickets and allotment of the election symbols as per the election program, and that too without clarifying that the said decision did not affect the electoral status of PTI and its candidates, also contributed in causing confusion and prejudice to PTI, its candidates and the electorate. Now this is the factual basis. आपने वो facts नहीं बताए, उनको शायद नहीं बताया कि जिसमें कल आपने पहली मर्तबा शायद लोगों ने सुना, मैंने तो पहली मर्तबा सुना कि बच्चों को 13-14 साल के बच्चों को अरेस्ट किया था, आप टाफियां देने जा रहे थे, वो आपने नहीं बताया, ना कोई किसी बच्चे के, उन्होंने उस पर रिलाई भी नहीं किया, किसी बच्चे के वालिद आया, ना कोई प्रेस क्लिपिंग बताई आपने. ये सरप्राइज था सब सारी पाकिस्तान के लिए कि किसी कोई एफआईआर दर्ज की आपने, कोई सर ये सारे पाकिस्तान के लिए सरप्राइज नहीं था. आप गए किसी कोर्ट में हेबियस कॉर्पस के लिए गए, नहीं गए, तो ये ऐसा स्टेटमेंट नहीं दूंगा सर मैं, लेकिन दैट वाज सरप्राइज फॉर मी. Sir, it was not a surprise for many people, but I don't rely on that statement for any purpose. This was not the ground. I apologize then, again, if that statement should not have been uttered. Now, sir, this is the factual basis of the judgment of this court, the majority judgment, which is the judgment of this court. 2 points to be made. They have not challenged this factual premise. Please look at the review petitions filed. It is no ground in the review petitions that the factual determinations or the determination of facts arrived at is incorrect and is liable to be set aside. So they are not even challenging the factual premise. Point number 1. So they accept the factual premise of the judgment. Their grievances are purely technical. That this attracted 225, quo warranto, notice, parties not before the court. So their grievances are entirely technical in nature. They are not factual. That is an important point to note. In no review petition has the factual premise of the judgment been challenged. So we need to get that out of the way. Now, based on this factual acceptance, the court has passed an order. The court has said that because of all of this, candidates who did not mention PTI in their papers should be given an opportunity, because Section 66 of